आज हम लोग जो है क्लास 10th का गणित में जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हल नहीं करेंगे, उसके बारे में जो सिंपल नोट्स होते हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो आप बनाएंगे क्वेश्चन को वो थोड़ा आसान लगे। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम क्वेश्चन बनाएं, मैं ही नहीं आप भी जो भी लोग बनाएं उसके बारे में थोड़ा पहले जान लें। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये भी जानेंगे परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो वास्तविक संख्या होती है ना उसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, वो कैपिटल आर से। ठीक है, दूसरे भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। बाकी देख लीजिए, इधर नीचे हम लिखे ही हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ये जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह हैं। ठीक है, अगर इसमें बात करें, देखिए इसमें बात करें तो ये सारे के सारे जो हैं, तो यहाँ पे जो है माइनस, देखिए गलत हो गया है प्रिंट, -√3 ये है। तो ये जो है हमारा वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्ग भी नहीं निकल रहा है। रहा बात कि ये कैसे है वास्तविक संख्या, तो इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, इसलिए ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसे अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इनमें से यदि कोई भी संख्या होती है तो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी जितना भी हम लोग पढ़े इसमें से कोई भी संख्या होगी तो वास्तविक संख्या होगी। अब जैसे देखिए, वास्तविक संख्या के प्रकार कितने होते हैं, तो याद रखिएगा ये दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है धनात्मक संख्या और दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या। अब बात करते हैं धनात्मक संख्या के बारे में और ऋणात्मक संख्या के बारे में। तो देखिए धनात्मक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या प्रणाली में धनात्मक संख्याएं शून्य के बड़ी संख्या होती है। ठीक है, शून्य से बड़ी संख्या होती है। अब जैसे इधर बढ़ते हैं तो इधर 1 2 3 ऐसे ही होता है ना, तो ये शून्य से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, इसी को धनात्मक कहते हैं। और बात करें इधर जो होगा ये माइनस में चलता जाएगा इधर, तो ये जो होगी ये ऋणात्मक संख्या होगी। चलो इसको भी देखते हैं। वास्तविक संख्या प्रणाली में ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो शून्य से कम होती हैं। ठीक है, शून्य से कम होगी वही जो होगा ऋणात्मक संख्याएं। जैसे देख लीजिएगा ये हमेशा माइनस में दिया रहेगा, धनात्मक हमेशा ही प्लस में दिए रहेंगे। ठीक है, बाटा और पॉइंट यहाँ पे मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या का वर्गीकरण। तो ये 5, ठीक है, वास्तविक संख्या के 5 वर्गीकरण है। एक है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या, 4 नंबर है पूर्ण संख्या और 5 नंबर है प्राकृतिक संख्या। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए परिमेय संख्या का बात करते हैं तो याद रखिएगा गणित में परिमेय संख्याएं एक प्रकार की वास्तविक संख्या होती है जो कि परिमेय और अपरिमेय से ही मिलकर बना होता है। यह जो होता है ना x/y के रूप में होती है। कितने लोग पढ़ाते हैं p/q के रूप में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। और यहाँ y शून्य के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे जो नीचे है ना यहाँ पे भी दिखाया जाता है q ≠ 0, यानी नीचे का जो मान है जिसको ऊपर वाले को अंश नहीं वाले को हर बोलते हैं ना, तो हर जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। कोई भी भिन्न जिसमें भाजक के रूप में शून्य नहीं है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। जैसे देख लीजिए 2/4 लिखे, 5/10 लिखे, 1/4 और 1/2 लिखे, तो देखिए नीचे वाला जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है 0 से बड़े हैं। ठीक है, वो 0 नहीं है, 0 होंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं होंगे। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। तो याद रखिएगा गणित में अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का समूह होती हैं जिन्हें अनुपात या अंशों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जो है अपरिमेय संख्या है। अगर रहा बात की अगर इसका एक और चीज़ आप याद रखिएगा, इसका स्क्वायर फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे रूट अगर 4 लिख देते हैं तो ये जो है इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो होता है 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बात करें यहाँ पे रूट लगा देते हैं तो ये इसका मान 2 हो जाता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। तो ऐसे भी रूट में ऐसे मान लीजिए कि मान रखना है रूट में हमको, तो ऐसा मान रखना है जिसका स्क्वायर फॉर्म ना हो। ठीक है, वही होगा अपरिमेय संख्या। अब रहा बात, देखिए पूर्णांक और पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है, तो बोलिएगा इसमें कि एक पूर्णांक कोई भी संख्या है। ठीक है, एक पूर्णांक कोई भी संख्या है
जो या तो शून्य है या सकारात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या है, यह कभी भी अंश, दशमलव या प्रतिशत नहीं होती। याद रखिएगा, ये दशमलव में नहीं आते हैं, ये अंश और हर में नहीं आते, मतलब कि बटा में, ये सब में नहीं आते हैं। ये जो है माइनस में हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, जीरो के, ठीक है। जैसे जीरो से जैसे ही जीरो से हम इधर बढ़ेंगे तो ये प्लस में, और जीरो से जैसे ही बैक जाएंगे तो ये माइनस में आएंगे, ठीक है। ये होगा पूर्णांक। अब रहा बात कि पूर्ण संख्या क्या है, तो यह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है, ठीक है, जिसमें दशमलव, भिन्न या ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा पूर्ण संख्या क्या है, तो इसमें जो होगा ये वास्तविक संख्या का ही एक भाग है, लेकिन इसमें दशमलव नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा और ऋणात्मक संख्याएं नहीं होगी। यह धनात्मक पूर्णांकों और शून्य का संग्रह है, ठीक है। शून्य हो सकता है पूर्ण संख्या और केवल धनात्मक हो सकते हैं, ठीक है। ये दशमलव में नहीं होंगे, भिन्न में नहीं होंगे और ये माइनस में नहीं होंगे। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या का। ये सब के बारे में आप लोग शुरू में भी पढ़े होंगे। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इसमें बोल सकते हैं यह एक वास्तविक संख्या के भाग है जो एक से शुरू होने वाले और अनंत के साथ समाप्त होने वाले सभी सकारात्मक पूर्णांकों को शामिल करता है। इन संख्याओं में शून्य, भिन्न, दशमलव या ऋणात्मक मान शामिल नहीं है, ठीक है। इन संख्या में क्या शामिल नहीं है, तो शून्य नहीं है, भिन्न नहीं है, दशमलव नहीं है और ऋणात्मक मान नहीं है। ये हमेशा पॉजिटिव होंगे और ये जो है एक से शुरू होंगे, ठीक है। एक से बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 अनंत जितने भी हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो याद रखिएगा सम्मिश्र संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जाने हैं, चाहे बहुत लोग नहीं जानते इस बारे में, तो ये चीज़ जानिए। संवृत्त गुणधर्म क्या होते हैं, तो इसमें याद रखिएगा जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा या गुना किया जाए तो परिणाम वास्तविक संख्या होता है। ऐसे को ही जो है हम लोग संवृत्त गुणधर्म कहते हैं। जैसे मैं 6 और 3 को ऐड किया है तो 9 आ गया, दो को जोड़े अगर गुना करते तो भी यहाँ पे जो परिणाम आता है वो संवृत्त गुणधर्म का ही होता है। उसके बाद बात करते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। ये क्या है, तो इसमें याद रखिएगा जब दो वास्तविक संख्याओं को किसी क्रम में जोड़ा या गुना किया जाता है तो परिणाम अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण जैसे देखिए यहाँ पे क्या किए, 2 और 1 को ऐड किए, ठीक है, 2 और 1 को जोड़े और बराबर में भी जो है सेम ही मिला। इधर जोड़ेंगे तो भी 3 मिलेगा और इधर भी 3 मिलेगा। तो ये जो है ना, जोड़े या कुछ भी करे ये अपरिवर्तित रहता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है, कम और ज़्यादा नहीं होते हैं। इसी को हम लोग क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सहचर्य गुणधर्म क्या है। तो याद रखिएगा संख्याओं को बढ़ते, घटते या किसी भी क्रम में लिखकर उन्हें जोड़ने या गुना करने पर प्राप्त उत्तर बराबर रहेगा, ठीक है। प्राप्त उत्तर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे में उसी को हम लोग सहचर्य गुणधर्म कहते हैं, 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब जैसे देखिए इसको हम गुना भाग जो भी करेंगे, जो भी चीज़ें हैं, जोड़े घटाएं गुना करें चाहे जो भी करें, इधर वाले को भी अगर करते हैं और सेम आता है उसी को जो है सहचर्य गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, आप कुछ भी कीजिए। अब रहा बात कि यहाँ पे हम एक चीज़ और पढ़े थे, ये देखिए क्रम विनिमय गुणधर्म, इसमें और उसमें क्या अंतर है, तो इसमें केवल जो है हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और गुना कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है 2 वास्तविक संख्या को ही, लेकिन इसका बात करते हैं तो इसमें 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, उसमें नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं का वितरण गुण, ठीक है। तो याद रखिएगा बड़े इसमें याद रखना है बड़े आंकड़ों वाले पूर्ण संख्या के प्रश्नों के योग होना चाहिए और गुणन का प्रयोग करके सरल किया जाता है। इस तरह से हल करने पर प्रश्न जल्दी और आसानी से हल हो जाते हैं। उदाहरण में जैसे देखिए यहाँ पे जो है 6 गुने 24 है, ठीक है, 6 गुने 34 है, को इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। नॉर्मली देखिए 6 गुने 30 + 4 तो लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 34 है उसको 30 + 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए अब इसको चाहें तो हम 6 गुने 30 लिख सकते हैं और 6 गुने 4 लिख सकते हैं। कैसे,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 6 है ये एक बार 30 से गुना हो जाएगा और एक बार 4 से गुना हो जाएगा, लास्ट में जोड़ देंगे। जैसे 6 गुना 30 हो गया तो 180 सिंपल सा आ जाएगा, और इसमें 6 में 4 से गुना करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो 180 और क्या था ये 6 गुना 30 करेंगे तो 180, पता नहीं अभी क्या बोल दिए, और 6 गुना 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा, और दोनों का ऐड करेंगे तो 204 आ जाएगा। अब मान लीजिए इसको अगर ऐसे करते हैं, सिंपल है ये भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो थोड़ा और सिंपल हो जाता है बड़े बड़े अंकों के लिए, ठीक है। और बात करते हैं, कुछ सूत्र हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी का इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। LCF और SCF और LCM के सूत्र की बात करते हैं। अब जो लसा होता है वो कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल से याद है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और भागा SCF हो जाता है। इसी को हम लोग पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बाटा में लिख देते हैं SCF, ऐसे वही चीज़ है, ठीक है, बस उसी को शॉर्ट फॉर्म किया गया है, इसमें ये चीज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जैसे लसा गुने मसा हो गया, ये बराबर होते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या के, ठीक है। सूत्र यह है ये कि लसा गुने मसा बराबर होते हैं किसके, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के। अब ये इसी से हम लोग निकालते हैं, जैसे लसा निकाला है तो मसा को भेज दीजिए इसके बाता में, ठीक है। अब हमको जो है मसा निकालना है तो लसा को भेज दीजिए। अब मान लीजिए पहली संख्या निकालना है, यहाँ पे पहली संख्या जैसे दिया है, पहली संख्या निकालना है तो क्या होगा, लसा और मसा रहेगा, दूसरी संख्या को भाग में भेज देंगे। फिर बात है कि मसा निकालना है, जो कि पहले बता दिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या तो रहेगा। यहाँ पे जो लसा है ना, देखिए यहाँ पे जो लसा है उसको क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या के भाग में बांट देंगे, नीचे भेज देंगे भाग में, तो ये प्राप्त हो जाएंगे। अब बराबर दूसरी संख्या निकालने के लिए तो इसमें क्या करेंगे, लसा और जो मसा है यहाँ पे देखिए लिखे भी हैं, ठीक है, ये जो LCM और SCF है इसके नीचे किसको रख देंगे, पहली संख्या को, ठीक है। आप इसमें से एक चीज़ याद रखिए, आपका सारा चीज़ हो जाएगा। ये वाला सूत्र जो है आप याद रखिएगा तो सारा चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आया यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, प्रमेय क्या इसे बोलते हैं, प्रमेय भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसमें याद रखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए हों तो ऐसी द्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान होंगे कि A बराबर BQ प्लस R हों, जहाँ देखिए जो 0 होना वो R से छोटा, ठीक है, माने 0 जो हो वो क्या हो, ऐसे बोल सकते हैं R से छोटा या बराबर, और R जो है वो B से छोटा हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे B बड़ा होना चाहिए, R छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ से लेके चलते हैं, जो R का मान है वो 0 से बड़ा, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो B का मान है वो क्या होगा, अब यहीं पे बात करते हैं, जो B का मान है वो हमेशा ही R से क्या होंगे, बड़ा होंगे, ठीक है। ये चीज़ R को रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल, ये चीज़। नेक्स्ट जो है अब विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। देखिए विभाज्यता का नियम क्या है, विभाज्यता का नियम उन विधियों को कहा जाता है जिनसे पता चलता है कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सकती है या नहीं, ठीक है। कोई संख्या जो है किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सकती है या नहीं, उसी को जो है हम लोग विभाज्यता का नियम कहते हैं। अब जैसे देखिए 2 से विभाज्य करना होगा, 2 से भाग देना होगा, तो इसमें याद रखिएगा प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, ठीक है, जितने भी सम संख्या हैं वो 2 से विभाजित हो जाती है। अन्य शब्दों में जिस संख्याओं का इकाई अंक, सुनिए ध्यान से, इकाई अंक इधर वाला, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये जितने लिखे हैं, अगर वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद बात करें 3 से विभाज्यता का नियम, तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 हो, सभी अंकों को जोड़ लेंगे, अगर सभी अंकों को जोड़ लेंगे और उसको 3 से भाग देंगे, अगर वह संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाती है तो वो जो होगा वो 3 से विभाजित हो जाती है, तो उसको 3 से विभाज्यता का नियम बोल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 3 से कौन सी संख्या कट जाएगी सिंपल वे में, तो यहाँ पे एक अंक दिया गया है, अगर ये नियम हमको नहीं पता तो इसमें हम भाग देने लगेंगे,
चाहे ऐसे दे दे, कोई क्वेश्चन दे दे और पूछे कि कौन सी संख्या जो है 3 से विभाजित है, तो हम उसको भाग देने लगेंगे। ऐसा नहीं करना, सारे को ऐड कर दीजिए और 3 से भाग कर दीजिए। सारे को ऐड कर दीजिए, 24 आ गया। अब 3 से भाग देंगे तो ये आसानी से कट जाएंगे, तो ये जो होगा 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, वैसे ही 4 का बात करते हैं। तो जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इकाई और दहाई अंक है ये, ठीक है, ये इतना दिया है, इतना दिया है, इससे हमको मतलब नहीं। लास्ट का 2 अंक देखेंगे, ये सब अगर ये 4 से विभाजित है तो सही है, ये भी 4 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ये भी 4 से विभाजित है, केवल 60 अगर विभाजित है तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 12 4 से विभाजित है तो पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा हमको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक 0 हो, वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 0 है और 6 है, यहाँ पे 12 है, लेकिन कहीं पे ऐसा होगा कि 2 3 0 आ जाएगा, तो अगर लास्ट में 2 0 है तो भी वह 4 से विभाजित हो जाएगी। अब रहा बात कि 5 से कौन विभाजित हो जाएंगे। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगी। बस इकाई का अंक लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, वो 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 का बात करते हैं, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या भी जो होगी विभाजित होगी। अब 2 या 3 का क्या पढ़े थे? 2 का पढ़े थे कि लास्ट में जो होगी सम संख्या होनी चाहिए लास्ट में। 3 का क्या पढ़े थे कि सभी संख्या को जोड़कर 3 से भाग दे देते हैं, कट जाएगा तो हो जाएगा। तो देख लेंगे दोनों, अगर ऐसा होता है तो वो 6 से विभाजित होगा। अब 7 से क्या होगा? तो यदि दी गई संख्या के अंक का दुगुना बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है, तो पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है इकाई का अंक छोड़कर, इकाई का अंक जो है वो छोड़कर। चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें जो है 343 दिया गया है, में इकाई का अंक क्या है? 3 है। अब क्या करते हैं, 3 का दुगुना बाकी संख्या को घटाने पर करते हैं। अब 3 का दुगुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 34 में से 6 को घटा लेते हैं तो 28 आएगा, 7 से कट गया। 2 अंकों की संख्या 28 विभाजित है तो 7 से, अतः जो 343 है वो 7 से विभाजित होगी। नोट याद रखिएगा, अगर घटाने पर कोई भी बड़ी संख्या प्राप्त होती है तो इन्हीं स्टेप को दोहराते रहें। ठीक है, अगर मान ले कि कोई बड़ा संख्या आते जा रहा है तो इसी को दोहराते रहेंगे। जो इकाई का अंक आएगा दुगुना करके उसमें से घटाते रहेंगे ऐसे। और सुनिए, दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करके बची संख्या में जोड़ने पर संख्या अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। क्या बोला है? दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करके बची संख्या में जोड़ने पर अगर 7 से विभाजित होती है तो भी वो जो है 7 से विभाजित होगी। जैसे में देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए 273 दिया गया है, अब इसका दुगुना हम करते हैं। देखिए 3 का दुगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तो ये है, लेकिन अब 5 वाला देख लेते हैं। इकाई के अंक में क्या करेंगे? 5 से गुना। अब 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब स्टेप 2 का बात करते हैं। गुणनफल को इकाई अंक को छोड़कर बाकी की संख्या में जोड़ दो। अब इकाई अंक को छोड़ देंगे तो 27 बचेगा। तो अब 27 में यदि हम 15 को जोड़ देते हैं तो ये जो होगा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, जो कि ये भी 7 से कट सकता है। ठीक है, 12 छक 6 वाली में सॉरी ये हो जाएगा कितना? 7 छक 42, 6 बार में कट जाएगा। तो ये भी जो होगा वो 7 से विभाज्य होगा। चलो दूसरा देखते हैं। इसमें 9548 को देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो पहली संख्या है उसको 5 से गुना कर देते हैं तो 40 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ देते हैं इसको। ठीक है, 40 को अब जो 954 बचा है उसमें जोड़ देते हैं तो 994 आ जाएगा। चलिए, और मान लीजिए कि ये जो है अभी भी आसान हमको नहीं लग रहा है कि कटेगा या नहीं, तो फिर से लेकर चलते हैं उसको। ठीक है, अब ये जो लास्ट में 4 है इसको 5 से गुना करेंगे 20 आ जाएगा। अब इधर 99 बचेगा, उसको जोड़ देंगे 119 हो गया।
मान लीजिए ये भी हमको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो आगे वाला नेक्स्ट चरण में चलते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, जो 119 है इसमें 9 को जो है 5 से गुना करेंगे, 45 आ जाएगा, 11 में 5 से गुना करेंगे 56 आ जाएगा। अब तो आसानी से कट ही सकता है, इसलिए ये भी जो होंगे 7 से विभाज्य होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए 8 से कौन विभाज्य हो जाएंगे, तो जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है, तो वो संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 को लेते हैं, यानी कहने का मतलब 3 अंक लेंगे। अब इसको अगर हम भाग करते हैं तो ये आसानी से कट जाते हैं, ठीक है, 8 से कट जाएंगे। ये देखिए 8 7 56 और 8 एकम 8, ये एक एक करके कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो ये जो हो गए 8 से विभाजित होंगे। अब सुनिए, जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक शून्य होते हैं वह भी संख्या जो है कट जाएगी 8 से, ठीक है। मैंने तीनों जो है, अगर 3 को लास्ट में 0 आते हैं तो भी वो 8 से कट जाएंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें 9 से कौन कौन कट सकते हैं, तो जिस संख्या के अंकों के जोड़ 9 से विभाजित होती है तो वो संख्या भी जो है 9 से कट जाएगी। अब एक संख्या दिया गया है, इसको जोड़ेंगे पूरा तो आ जाएगा 27, और 27 होगा तो 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ पे एक संख्या दिया है, इसको जोड़िएगा तो 36 आएगा, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, समझ गए। अब 10 से कौन होंगे, तो ये तो और भी सिंपल है, जिस संख्या के इकाई अंक शून्य हो वो संख्या 10 से कट जाएगी। शून्य है इकाई का अंक, तो ये 10 से कट जाएगी। अब रहा बात कि 11 से कौन कटेगा, तो इसमें याद रखिए, जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों अंकों का योग जो है बराबर हो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। कहने का मतलब सम, ठीक है, और विषम, इन दोनों के योग अगर निकालते हैं और दोनों बराबर होते हैं तो वो जो होगी क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएंगे। देखिए, जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों अंकों का योग जो है बराबर हो। अब जैसे में देखते हैं, जैसे में एक यहाँ पे किए हैं, जैसे सम स्थानों वाले अंकों का योग। अब सम स्थान वाला कौन सा है, तो 2 और 4 6 8 होता है, तो 2 पे ये है और 4 पे ये है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 9। अब विषम वाला कर लेते हैं, ये 5 1 3, इसको जोड़ते हैं तो ये भी 9, तो ये 11 से कट जाएंगे, समझ गए। अब ऐसे ही देखिए 2 और 7 9 हो गया, और यहाँ पे देखिए जोड़ दिए तो 9 हो गया, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 9 आ जाएगा, तो ये भी जो है बराबर हो गए, तो ये भी 11 से कट जाएंगे। करते हैं, जितने भी पढ़े हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, तो नॉर्मली याद रखिएगा, जो गिनती की संख्या होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये 1 से जो है अनंत तक जाता है। सम संख्या क्या है, तो वैसी संख्या है जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, तो ये सारा का सारा जो है सम संख्या होगा। इसको 2 से भाग करेंगे इसमें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। विषम संख्या क्या है, तो वैसी संख्या है जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, वो हो जाएगा विषम संख्या। अब इसमें हम भाग देंगे 2 से तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब पूर्ण संख्या क्या है, तो जो गिनती की संख्या है ना उसमें अगर 0 को ऐड कर देते हैं तो वही हो जाता है पूर्ण संख्या। और बात करते हैं पूर्णांक संख्या क्या है, तो देखिए एक 0 लेते हैं और 0 के अगर इधर चलेंगे तो एक धनात्मक आएगा, और जब 0 के इधर चलेंगे तो ऋणात्मक आएगा। तो यही धनात्मक और ऋणात्मक और 0 इन तीनों को शामिल कर लिया जाता है, तो वही होता है पूर्णांक संख्या। अब भाज्य संख्या क्या है, तो इसमें बोला जाता है वैसी संख्याएं जो एक, देखिए वैसी संख्याएं समझिए जो एक, ठीक है, और खुद से भी, खुद सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है, खुद से भी, और मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगे, ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या से आसानी से कट जाए। अब 4 है तो वो जो है 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो 2 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो भाज्य हो जाएगा। अब बात करते हैं अभाज्य का। अभाज्य संख्या, तो इसमें क्या होगा कि वैसी संख्याएं जो 1 अथवा स्वयं को छोड़ के, ठीक है, 1 अथवा स्वयं को छोड़कर बाकी किसी संख्या से भाग ना लगे, वो होता है अभाज्य संख्या। जैसे में 3 हो गया तो वो 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, 5 हो गया तो वो 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा, ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या। तो इसमें क्या करते हैं, जब घटाते हैं ना उसी को हम सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं, ठीक है।
और इसमें एक चीज़ और देखा जाता है कि जो प्लस वाला का मान होता है वो छोटा होता है और माइनस वाले का मान जो है वो बड़ा लेकर चलते हैं। ठीक है, ये होता है ये। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। देखिए, अब हो गया परिमेय संख्या। तो इसमें क्या होगा कि इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है परिमेय संख्या। उसके बाद बात करें अपरिमेय संख्या, तो इसका क्या होगा कि इसका रूट में मान रहेगा और इसका जो वर्ग होगा वो पूर्णतः नहीं होगा। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या का बात करें तो ये परिमेय और अपरिमेय मतलब जितने भी अभी तक संख्याएं पढ़े हैं सबको ऐड कर देते हैं ना, तो वो वास्तविक संख्या हो जाती है। अवास्तविक संख्या क्या है, तो ये जितने भी रूट में आते हैं जिसका हम लोग जो है वर्ग नहीं निकाल सकते हैं वो हो जाते हैं अवास्तविक संख्या। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ टॉपिक है उसको भी देखते चलते हैं। जितने भी चीज़ें अभी बताए हैं वो देखिए, अभी बता रहे थे सम संख्या क्या है, इवन नंबर। तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे में लिखा गया है विषम संख्या क्या है, तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे में ये भी हो गया। अब बात करते हैं भाज्य संख्या का। ठीक है, तो वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से, एक से और इसके अलावा अन्य किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है उसे ही हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, जो कि यहाँ एग्जाम्पल में दे दिया गया है। अब भाज्य संख्या क्या है, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित होती है उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, जो कि यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अभाज्य संख्या। तो इसमें याद रखिएगा 2 या फिर 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक 1 है होता है उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब महत्तम जो समावर्तक होता है मतलब HCF वो जो होगा 1 होगा, तो वो जो होगा सह अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, अब कुछ भी नंबर हो अगर हम उसको कटाते हैं तो अगर उसका HCF जो है लास्ट में 1 आता है तो वो जो होगा सह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है, ज़रा इसके बारे में पढ़ लेते हैं और ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़ी एवं छोटी संख्याएं ऐसे भी। अब देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है ना, एक अंक की सबसे छोटी संख्या वो 1 होती है। ठीक है, और वही बात करें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो वो 9 होती है, क्योंकि 1 से ये जो है 9 तक जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी 9। लेकिन वही 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का बात करें तो वो 10 हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या में 0 ऐड करते चलेंगे। ठीक है, 0 ऐड ऐसे ही करते चलेंगे। 1 अंक का बात करें तो 1, 2 अंक का तो 10, छोटी संख्या की बात करें 3 अंक का तो 100, 4 अंक का तो 1000 और 5 अंक का तो 10,000 ऐसे। लेकिन इसमें क्या होता है, बड़ी संख्या में इसमें 9 को ऐड करते चलते हैं ऐसे। ठीक है, 1 अंकों की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999 और 4 अंकों की 9999 ऐसे। तो वही चीज़ है, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की छोटी संख्या 100। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। ठीक है, अब देखिए, अब जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, जिसको आप लोग को याद करना जरूरी है। अब सुनिए, एक जो है न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक जो है न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। हम लोग पढ़े थे ना कि वैसी संख्या जो 1 अथवा स्वयं को छोड़ के बाकी किसी संख्या से भाग ना लगे, और वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को लेकर अन्य किसी भी संख्या से भाग लग जाए, तो उसमें जो 1 है वो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2। एक अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है, ये सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं सभी प्रकार की अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। ठीक है, सभी प्रकार की अभाज्य संख्या जो है विषम संख्या होती है, क्योंकि विषम संख्या यही ना 1 3 5 7 ये होगा। अब इसमें जो होगा एक तो ना तो भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा, तो 3 जो होगा वो अभाज्य होगा क्योंकि खुद से कटेगा। 5 जो होगा
अभाज्य होगा, 7 जो है अभाज्य होगा। अब यहीं पे हम 9 लेते हैं तो 9 जो होगा हमारी विषम संख्या तो है, लेकिन ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी, तो ये जो होगा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, 1 से 25 तक गिनती में 9 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर 1 से 25 तक चलते हैं तो अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? तो 9 को हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए 1 से 25 तक चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चलिए और ऊपर लिख देते हैं 20 21 22 23 24 25। ठीक है, कलर चेंज करके तब इसमें दिखाते हैं क्या कह रहा है। 1 से 25 तक गिनती में 9 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 25 तक में तो पहला तो हो जाएगा 3, दूसरा 5, तीसरा 7, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा, उसके अलावा 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 कट जाएगा, 22 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हुआ। एक और कहाँ छूट गया? एक और 13 लिख दिए हैं। 1 3 3 5 7 रहा बात। एक तो ये तो न अभाज्य है, न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये दोनों में से कुछ नहीं है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 6 नहीं, 2 को ले सकते हैं। ठीक है, 2 ले सकते हैं क्योंकि ये भी जो है 1 से कट सकता है और 2 से, तो 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, ये 9 गो होते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना, इसमें 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तभी जाके एक्सरसाइज बनाइएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।